हाय दोस्तों, पिछली वीडियो हमने पान और नारियल के बारे में जाना था। अब जानेंगे कि भारत में इब्न बतूता ने भारतीय शहर का चित्रण किस प्रकार किया है। तो देखो, भारतीय शहर अवसर से भरपूर थे। इच्छा और कौशल रखने वाले व्यक्तियों को यहाँ पर हर प्रकार के अवसर मिलते थे। दिल्ली को भारत का सबसे बड़ा शहर और विशाल आबादी वाला बताया गया है। दौलताबाद जो महाराष्ट्र में पड़ती है, ये भी दिल्ली से कम नहीं थी। ये इब्न बतूता के अनुसार अधिकांश जो बाजार थे उसमें एक मस्जिद हुआ करती थी और यहाँ तक कि एक मंदिर भी हुआ करती थी। यात्रा वृत्तांत जो लिखे गए उसमें बताया है कि जो शहर थे वो समृद्ध थे और घनी आबादी वाले थे। भारतीय व्यापार मध्य एशिया तक होता था, यहाँ तक कि दक्षिण एशिया और पूर्व एशिया तक भी होता था। व्यापारी जो वस्तु थी वो भारतीय कपड़ा मुख्य रूप से थी, सूती कपड़े थी, रेशम थे आदि थे। और जो ये वस्तु का जो आयात निर्यात होता था ये सोने और चांदी के बदले हुआ करता था। तो ये छोटा सा वर्णन इन्होंने किया है भारतीय शहरों का। आगे देखते हैं। आगे फ्रांसा बर्नियर जो अंतिम है और इनके यात्रा वृत्तांत क्या है हम जानते हैं। तो फ्रांसा बर्नियर का जन्म 1625 मतलब 1625 में फ्रांस में हुआ था। आपको ये पता होना चाहिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो यूरोप में पड़ता है। इनकी मृत्यु 1688 मतलब 1688 में हुई थी, फ्रांस में हुई थी। अब इन्होंने जब ये भारत आए तो इन्होंने भी भारत पे भी पुस्तक लिखी जो थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। मैंने बताया था कि मुगल काल में आए थे। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुगल वंश की स्थापना बाबर ने की थी। ये ज्ञाता थे, इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ, चिकित्सक। और ये पता होना चाहिए कि ये जो डॉक्टर थे ये दारा शिकोह के थे। दारा शिकोह कौन था? शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह था। आगे भारत में ये जो रहे ये 1656 से 1668 अर्थात 12 वर्ष तक रहे। भारत में जो भी देखा इन्होंने फ्रांस अर्थात यूरोप से तुलना कर देते थे और भारत की स्थिति को दयनीय मतलब खराब बताते थे। और ये बिल्कुल सत्य है कि उस समय भारत की स्थिति बहुत ही खराब थी। ये बिल्कुल सत्य है और वास्तव में खराब थी। इन्होंने जो भूमि स्वामित्व को ऊपर जो बताया है दोस्तों, क्या बताया है बिल्कुल ध्यान से देखना। इससे कई सारे विचारक प्रभावित हुए थे इनकी किताब से। तो मुगल मतलब ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर में इन्होंने भूमि स्वामित्व के बारे में बताया कि भारत में भूमि का मालिक कैसी व्यवस्था थी। तो देखो, भारत की स्थिति यूरोप से बहुत ज़्यादा खराब थी। इनका मानना था, इनका ये भी मानना था कि जो यूरोप में जो भूमि होती है वो किसान मजदूर सभी के पास होती है और सबको स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन भारत में कुछ अलग व्यवस्था थी। सभी भूमि का जो मालिक होता था वो राजा होता था। यहाँ गरीब में सबसे गरीब और अमीर में आप समझ सकते हो मतलब आय की असमानता। भारत में भारत में मध्य की स्थिति नहीं थी। मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति था, ये मिडिल क्लास का कोई फैमिली थी, तो ऐसी स्थिति भारत में नहीं थी। थे तो गरीब में गरीब, थे तो अमीर में सबसे अमीर। बर्नियर ने भारतीय राजा को भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा कहा। मतलब भारत की स्थिति को ये बताया है। अबुल फजल जो थे ये कौन थे? ये अकबर के काल में थे और अकबर के दरबारी थे। उम्मीद करता हूँ आप जानते हो कि अकबर के 9 रत्न थे और 9 रत्नों में से एक अबुल फजल थे। इनकी पुस्तक आईन अकबरी थी, आप इसके बारे में जानते हो। इन्होंने कहा है कि जो अबुल फजल थी ये भूमि पे जो कर लिया जाता था इसे राजस्व का परिश्रमिक कहा गया है। इसका अर्थ ये है कि राजा जो आपको जो सेवा देता है, आपको जो सुरक्षा देता है आपकी भूमि को, उस प्रकार का हम कर लेते हैं और इसी प्रकार से हम आपकी भूमि पर नियंत्रण रखते हैं। ये अबुल फजल का कहना था। ये बर्नियर ने इसका वर्णन किया है। आगे देखो पश्चिमी, अब क्या हुआ कि इन्होंने जो पुस्तक लिखी, जब ये पुस्तक यूरोप में गई तो कई सारे भाषा में ये लिखी गई और कई प्रिंटेड की गई और इस पे कई सारे जो दार्शनिक थे उन्होंने क्या कहा है कि क्या हुआ कि इन्हीं की विचारधारा से प्रभावित हुए जो 2 दार्शनिक थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक है मॉन्टेस्क्यू, ये इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसका नाम था प्राच्य निरंकुशवाद सिद्धांत। देखो ये सिद्धांत क्या कहता है? ये सिद्धांत कहता है जिसके अनुसार एशिया अर्थात भारत के राजा प्रजा को दासता और गरीबी की स्थिति में रखते हैं। दोस्तों इसका अर्थ ये है कि राजा और उसके सह संबंधी को छोड़कर सभी की स्थिति जानवर के समान थी। इस सिद्धांत के अनुसार एक और थे कार्ल मार्क्स। ये तो बहुत बड़े व्यक्ति थे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इन्होंने जो सिद्धांत दी वो थी एशियाई उत्पादन शैली। अब एशियाई उत्पादन शैली क्या थी? देखो इसका अर्थ ये था कि राजा भूमि पर कर लेता था और कर ना दे पाने पर
भूमि को छीन लिया जाता था, जो कि एक निष्क्रिय प्रणाली मानेगी। ये कार्ल मार्क्स का मानना था। ये बहुत बड़े दार्शनिक थे दोस्तों। अगर मैं इनके बारे में बताऊं तो आपको जरूर पता होनी चाहिए क्या थे। देखो इनके बारे में सुनिए। कार्ल मार्क्स एक विश्वव्याख्यित दार्शनिक थे जिन्होंने समाजवादी विचारधारा का समर्थन किया था, जिनके अनुसार इनका मानना था कि शासन व्यवस्था पर मजदूर और गरीब और किसान के हाथों में होना चाहिए। इनसे प्रभावित ही होकर 20वीं शताब्दी में दिल्ली से लगभग 4000 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में लेनिन ने रूस की क्रांति को सफल बनाया और उस समय के रूस के तानाशाह राजा चार निकोलस को सत्ता से उखाड़ फेंका। दोस्तों सोवियत संघ अर्थात रूस, मतलब रूस को सोवियत संघ कहा जाता था, में समाजवाद की स्थापना की गई थी और इस विचारधारा से प्रभावित एक तबका भारत में भी था जिन्होंने भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। दोस्तों आपको पता होनी चाहिए कि आज़ादी के बाद होने वाले चुनाव में कांग्रेस के बाद दूसरे स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ही थी। तो ये थी समाजवादी विचारधारा का जो संस्थापक कहा जाता है वो कार्ल मार्क्स को ही कहा जाता है। ये आपको जरूर पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं शिविर नगर। देखो इब्न बतूता जो फ्रांसा बर्नियर था उसने भारतीय शहर नगरों को शिविर नगर कहा है। ये क्यों कहा, ये क्या है, इसके बारे में जानते हैं। देखो इन्होंने कहा है कि भारतीय शहर शिविर नगर था। क्यों? ये नगर राज के दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में और कहीं और चले जाने पर समाप्त हो जाते थे। इनका मानना था कि मान लो यहाँ पे राजा की राजधानी है और जब ये राजधानी बदली जाती थी एक स्थान से दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे जो भी शहर थे, नगर थे, वो सारे उजड़ जाते थे, सारे उजड़ जाते थे और ये उजड़ के कहाँ पे चले जाते थे, यहाँ पे। तो इस प्रकार की कई प्रकार की समस्या उत्पन्न होती थी, तो इसलिए बर्नियर ने इसे शिविर नगर कहा है। ये आपको पता होनी चाहिए। और शहर में इन्होंने ये भी बताया कि जो शहर थे उसमें चिकित्सक, अध्यापक, जो पंडित थे, मौलवी, मुल्ला, वकील, चित्रकार, संगीतकार, लेखक आदि सभी राज के प्राश्रय पर आश्रित थे। मतलब सभी ही राजा, मतलब राजा पर आधारित थे। इनके जो व्यवसाय थे ये सब उन पर आधारित थे। तो ये एक व्यवस्था थी जो उन्होंने गलत मानी। ठीक, अब लास्ट देखो क्या है, सती प्रथा। सती प्रथा भारत में बहुत प्रचलित है। उम्मीद करता हूँ आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हो। मैं बता दे रहा हूँ ये क्या है। देखो सती प्रथा में क्या होता है, पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को भी चिता में जिंदा जला दिया जाता है, जिसे सती प्रथा कहते हैं। देखो इन्होंने क्या कहा है कि भारतीय शहर में सती प्रथा प्रचलित थी। कुछ महिलाएं प्रसन्नता, मतलब खुशी से इस मृत्यु को गले लगा लेती थी, जबकि कुछ को मजबूर किया जाता था। और आपको बताऊं, एक सती प्रथा जिसे जौहर प्रथा कहा गया है, इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जासी की पुस्तक है पद्मावत में भी मिलता है। इसके ऊपर एक पुस्तक भी फिल्म भी बनाई गई थी। उम्मीद करता आप जानते हो वो पद्मावत पिक्चर, है ना। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि बर्नियर एक शहर से गुजर रहे थे तो उन्होंने सती प्रथा के बारे में वर्णन किया। वो कैसे किया है आपको जरूर सुनना चाहिए। वो ये था, एक बार जब मैं एक रास्ते से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि गांव के सभी लोग एक चिता को घेर कर खड़े थे। जब मैं उनके पास गया तो चिता पर एक मरा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ था और उसकी एक पत्नी, जिसकी उम्र संभवतः 12 से 13 वर्ष होगी, उसे 3-4 पुरोहित अर्थात गांव की कुछ महिलाएं उसे पकड़कर चिता की ओर ले जा रही थी। वो बालिका दिखने में जिंदा से ज़्यादा मरी हुई प्रतीत हो रही थी। उसे जबरदस्ती चिता पर लेटाया गया और उसे रस्सी से बांध दिया गया ताकि वो भाग ना सके। उसके बाद चिता में आग लगा दी गई। मैं इस घटना को देखकर असहाय था और चाह कर भी मैं कुछ कर ना सका। इस घटना को देखने के बाद मेरा मन और मेरा हृदय पूरी तरह से भयभीत और लाचार हो गया। तो दोस्तों ये बर्नियर ने बताया कि भारत में सती प्रथा कैसी थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ आया होगा। दोस्तों लास्ट में देखो ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाए हैं, ये आपको जरूर तैयार कर लेने चाहिए। ठीक, और इन सब की पीडीएफ आपको नीचे मिल जाएगी, आप नीचे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतनी, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए